नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नयन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। जेपी नड्डा ने कश्यप के नाम की घोषणा की है। शिमला से लोकसभा सांसद हैं सुरेश कश्यप, जिनको ये नई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है। हिमाचल में बीजेपी का दलित चेहरा भी है सुरेश कश्यप, और पिछले महीने राजीव बिंदल ने इस पद से इस्तीफा दिया था, तब से ये पद खाली था। सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले हैं सुरेश कश्यप, जिनकी ताजपोशी हुई है बीजेपी अध्यक्ष पद पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके नाम की घोषणा की है। ये पद खाली था राजीव बिंदल का इस्तीफा देने के बाद, और अब ये बड़ी खबर कि सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुरेश कश्यप के नाम का ऐलान किया। शिमला से लोकसभा सांसद भी सुरेश कश्यप हैं और हिमाचल बीजेपी में दलित चेहरा हैं। पिछले महीने राजीव बिंदल ने इस पद से इस्तीफा दिया था, तब से ये पद खाली था। आपको ये भी बता दें कि सुरेश कश्यप भी सिरमौर से ही ताल्लुक रखते हैं। उनकी ताजपोशी हो गई है। तमाम अटकलें एक महीने से लगाई जा रही थी, कई नामों पर कयास चल रहे थे, लेकिन आखिरकार सुरेश कश्यप के नाम पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है, यानी सुरेश कश्यप हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले ही हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ को नया अध्यक्ष बनाया और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। सुरेश कश्यप को कमान सौंपी है। तो दो बदलाव हिमाचल हरियाणा में बीजेपी ने अपने संगठन में किए। सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कई दिनों की माथापच्ची अटकलों और कयासों के बाद अब ये पुख्ता जानकारी न्यूज 18 के पास कि सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले इंदु गोस्वामी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हुई थी, यहां तक कि बीजेपी के बड़े चेहरों ने उनको बधाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद इस मामले पर सफाई दी गई। अब ये पुख्ता खबर कि सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी शिमला से प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन से। प्रदीप, तमाम अटकलें लगाई गई, कयास भी लगे, कई नामों को रेस में भी बताया गया, लेकिन आखिरकार बाजी मार गए सुरेश कश्यप। इस चेहरे और नाम के ऐलान के पीछे क्या वजह? बिल्कुल सुरेश, आपने सही कहा, क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि भाजपा का हिमाचल प्रदेश में कौन जो है वो नेता होगा जो कमान संभालेगा। अब क्योंकि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सुरेश कश्यप जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के दलित चेहरा हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिरमौर जिला से संबंध रखते हैं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र इनका पड़ता है और इस वक्त ये जो शिमला संसदीय क्षेत्र है वहां से सांसद भी हैं। लेकिन क्योंकि जो सिरमौर है वहां से डॉक्टर राजीव बिंदल जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो वहां से अध्यक्ष थे, लेकिन इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर उनका नाम भी उछला था, चर्चाओं में आया था। उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और उसके बाद बहुत सारे नामों पर चर्चाएं चलती रही और उसमें डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम भी चर्चा में चलता रहा। रणधीर शर्मा है, उनका नाम भी चर्चा में चलता रहा। त्रिलोकपुर जैसे नेता, ये भी इनके भी जो है चर्चा में नाम जो है वो चलता रहा। लेकिन अंततः भाजपा ने सुरेश कश्यप पर जो है वो दाव खेला है और उनको कमान सौंपी है। एक जिम्मेदारी जो है, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि साफ छवि के नेता इन्हें माना जाता है। और हिमाचल की बात करें तो इनका कोई अब तक कोई दागदार रिकॉर्ड नहीं है और सबके साथ क्योंकि न्यूट्रल जो है इनकी एक छवि रही है। और जेपी नड्डा यही इसी सवाल पर मैं आना चाहती थी प्रदीप, क्या सुरेश कश्यप के नाम की घोषणा के साथ जो बीजेपी में गुटबाजी की खबरें पिछले दिनों में बहुत आई, क्या उस गुटबाजी को कमजोर किया जाएगा इस नाम के पीछे? क्या वो राजनीति भी होगी कि जो गुटबाजी थी, धड़ेबंदी थी, कम से कम इस नाम पर वो लोग सहमत हो गए होंगे? बिल्कुल, देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष को लेकर तलाश शुरू हुई थी तो भाजपा के भीतर इस बात पर भी चर्चा चल रही थी कि ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सबकी पसंद बने। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सरकार संगठन में जो तकरार रहती है या जो है वो एक संघर्ष रहता है दोनों में, जिस तरह से सरकार हो चाहे संगठन हो, वो ना रहे इस प्रकार का, तो उसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप फिट बैठते हैं। और इसके साथ साथ जो दलित वोट बैंक है उसको भी एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। ये पहला मौका होगा भाजपा में जब किसी दलित चेहरे को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है।
तो ये भी एक बड़ा जो है एक दाव यहाँ पर भाजपा की तरफ से खेला गया है। एक सामंजस्य बनाने की कोशिश, एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि लगातार इसी बात पर चर्चा चल रही थी कि जब अध्यक्ष का नाम अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ आगे निर्णय होगा। अब क्योंकि अध्यक्ष का नाम अनाउंस हो चुका है तो अब इसी बात पर चर्चा है कि अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कौन ऐसे लोग होंगे जो मंत्रिमंडल में आएंगे। हालांकि डॉक्टर राजीव बिंदल जो मंत्रिमंडल की रेस में भी है, उनके लिए इस वक्त थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है कि उनके जिला से ही संबंधित एक नेता को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में उस जिला में मंत्रिमंडल कैसे दिया जाना है या क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है या नहीं करना है, ये तमाम बातें अब कयासों में जो है वो चल रही हैं। उसको लेकर भी जो सियासी, लेकिन जिन लोगों के नाम रेस में माने जा रहे थे प्रदीप, हम उन पर लगातार बात भी करते रहे, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में उन लोगों को या फिर उस धड़े से जुड़े लोगों को वरीयता दी जा सकती है? क्या उनको वहां पर संतुष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर मंत्रिमंडल विस्तार में अगर अब जिन जो चेहरे इस वक्त भाजपा अध्यक्ष की रेस में थे उनमें एक ही चेहरा डॉक्टर राजीव बिंदल है जो मंत्रिमंडल की रेस में भी है। बाकी चेहरे ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना दूर है कि निगमों में उसकी एडजस्टमेंट को लेकर बात हो सकती है। जैसे रणधीर शर्मा है, उनके नाम को भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्हें अभी ना तो बोर्ड निगम में लिया गया है और ना और कोई ओहदा उन्हें सियासी ओहदा दिया गया है। सिर्फ वो पार्टी के इस वक्त मुख्य प्रवक्ता हैं। तो ऐसे में अब क्या राजीव बिंदल, क्योंकि उनके नाम को लेकर जिस वजह से उन्हें पार्टी का अध्यक्ष पद का छोड़ना पड़ा था, उसको लेकर अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं किसी पर और उनका नाम भी जग जाहिर नहीं हुआ है। वो केवल चर्चाओं में नाम चल रहा था, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब क्या उन्हें जो है वो कैबिनेट में स्थान दिया जाता है, ये जरूर चर्चा का विषय रहेगा। इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण सवाल कि सुरेश कश्यप को ये नई जिम्मेदारी तो मिली है, लेकिन कौन सी बड़ी चुनौती उनके सामने आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इसी साल जो माफ कीजिए पंचायत चुनाव होने हैं। तो पंचायत चुनावों में जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं उन्हें एक ही तरह से मिनी एमएलए का इलेक्शन भी कहा जाता है। तो वहां पर देखना होगा क्या वो पार्टी को उस तरह से चुनाव में ले जाते हैं कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद सदस्य जीत कर आए, उनके जिला परिषदों से ही जिला परिषद अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो वो कितने जिलों में, 12 जिलों में से कितने जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद के अध्यक्ष चुनकर आते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती उनके पास रहेगी। हालांकि बड़े नेताओं का साथ उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि उनकी ऐसी कोई छवि नहीं रही है या कोई ऐसी विवादास्पद छवि नहीं रही है या किसी के साथ उनकी छवि उनके काम आई, बेदाग छवि। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो सुरेश कश्यप को हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। कई नाम रेस में जरूर थे, लेकिन आखिरकार बाजी मारी सुरेश कश्यप ने और जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। अब नई जिम्मेदारी, नई बागडोर उनके हाथों में। अगली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में 17 अगस्त तक के लिए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा की तहसीलों में अब कोई नई रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री में गड़बड़ी के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जमीनों की रजिस्ट्री, ट्रांसफर डीड भी नहीं हो पाएंगी। हरियाणा सरकार को रजिस्ट्री घोटाले का शक है, जिसके चलते सरकार ने इन्हें रोकने का बड़ा फैसला लिया है। यानी 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। जो डीड होती है वो भी नहीं हो पाएंगी। जमीनों के ट्रांसफर की रजिस्ट्री में गड़बड़ी के चलते ये फैसला हुआ है। ऐसा शक सरकार को है कि लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। इस शक की बिना पर ही ये बड़ा फैसला कि हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री नहीं होगी। इस खबर पर हम और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला कि अब 17 अगस्त तक प्रदेश में कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जितनी भी जमीन की रजिस्ट्रियां, लैंड रजिस्ट्री की जितनी भी प्रोसेस है, सभी को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया है और जो कारण उसमें बताया गया वो यही है कि बड़े पैमाने पर सरकार के पास शिकायतें आ रही थी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ भ्रष्टाचार भी हो रहा है और इसी के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। जो 15 दिन का समय है, हरियाणा सरकार का ये कहना है कि इस दौरान जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त किया जाएगा। तकनीक के माध्यम से फुल प्रूफ एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि चाहकर भी कोई भ्रष्टाचार ना कर सके और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन अगर सरकार को ऐसा शक है मनोज की गड़बड़ियां हुई हैं, तो क्या उन गड़बड़ियों की जांच सरकार करेगी?
जी बिल्कुल, देखिए जो शिकायतें आई हैं, अगर शिकायतें जो आई हैं वो वाकई में सही पाई गई होंगी तभी इस प्रकार का इतना बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि 15 दिन अगर रजिस्ट्रियां बंद रहेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को बड़ी तादाद में जो रजिस्ट्रियां हैं उनको रोकना पड़ेगा और उससे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का भी लॉस होगा, सरकार की आमदनी भी कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर और शिकायतें ये होंगी, सही भी पाई गई होंगी, तो जाहिर सी बात है के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। शुक्रिया मनोज जानकारी की। तो हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला कि 17 अगस्त तक किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं होगी और 15 दिन का वक्त है सरकार के पास एक सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी रिश्वत के ये रजिस्ट्रियां आगे होती रहें। अगर कोई गड़बड़ झाला होता है तो तुरंत ऐसे आरोपियों तक पहुंचा भी जा सके। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट हो सकती हैं प्रियंका गांधी। गुरुग्राम के सेक्टर 42 में वो शिफ्ट हो सकती हैं। दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। एक हफ्ते में प्रियंका को अपना सरकारी आवास खाली करना है। ऐसे में खबर यह है कि दिल्ली से वो गुरुग्राम शिफ्ट हो सकती हैं और जानकारी ये भी कि गुरुग्राम के सेक्टर 42 में शिफ्ट हो सकती हैं। दिल्ली में जो सरकारी आवास था उसे खाली करने का नोटिस उनको मिल चुका है और एक हफ्ते में ही उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना है। ऐसे में जानकारी उनके बारे में ये निकलकर सामने आई कि प्रियंका गांधी जल्द से जल्द दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट कर जाएंगी। सेक्टर 42 में वो शिफ्ट हो सकती है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का अब नया पता गुरुग्राम के डीएलएफ में गोल्फ कोर्स रोड स्थित अरालियाज बिल्डिंग में होगा। प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के बाद उन्हें 31 जुलाई तक अपना जो सरकारी बंगला है दिल्ली में उसे खाली करने का नोटिस दिया गया था और उसके बाद से ये चर्चाएं थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन अब सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग में शिफ्ट होंगी। यहाँ पर उनका जो सामान है उसे शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो सुरक्षा के लिहाज से जो जांच होनी थी वो जांच हो चुकी है और अब हम कह सकते हैं कि 31 तारीख से पहले प्रियंका गांधी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही है कि प्रियंका गांधी कुछ महीनों के लिए ही गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी और उसके बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगी। यानी कि राजनीति का केंद्र जो दिल्ली राजधानी है वहीं पर प्रियंका गांधी रहेंगी और वहीं से पूरे देश की राजनीति पर अपनी नज़र रखेंगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों के लिए ही सही प्रियंका गांधी का जो नया पता है वो लोधी स्टेट से बदलकर अब गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग का होने वाला है। और यहाँ पर जो सोसाइटी है इसे गुरुग्राम की सबसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बिल्डर के स्तर पर भी 3 टियर सिक्योरिटी है और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी होने के साथ साथ काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सुरक्षित इस सोसाइटी को माना जाता है। तो फिलहाल लोधी स्टेट से बदलकर प्रियंका गांधी का नया पता गुरुग्राम के इसी डीएलएफ गोल्फ कोर्स की अरालियाज बिल्डिंग में होगा। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और कोरोना काल के बीच हरियाणा में उपचुनाव की तपिश है। बड़ौदा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने रणनीति बनाई तो वहीं हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी मंथन किया। एक तरफ हरियाणा में कोरोना अपने पूरे चरम पर है तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मौका तो था नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के स्वागत का, लेकिन इस बैठक में खासतौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। साथ ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम मनोहर लाल पूरे आश्वस्त दिखे। निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में खासतौर पर उपचुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। न्यूज़ 18 से खास बातचीत पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी की विफलताओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच आएगी।
और ये फैसला किया गया है कि हम बड़ौदा हल्के में हर घर तक जाएंगे, हर घर में जाएंगे और इस सरकार की विफलताएं और हमारे समय की सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। इधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन बीजेपी के पास अच्छा मौका है। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सबने देखें। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। विधानसभा चुनाव में बड़ौदा सीट से बीजेपी के दिग्गज खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी कोई बाजी नहीं हारना चाहती। तो वहीं कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। और अब ऐसी खबर जिसे देखकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश करते 2 अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हथियार दिखाकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं 2 बाइक सवार बच्ची को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची की मां उसे बचा लेती है। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं। अपहरणकर्ता बाइक से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गली में खड़ा एक शख्स बाइक सवार को धक्का दे देता है और फिर हथियार का डर दिखाकर ये दोनों बदमाश यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपहरणकर्ता यहां लोगों के बीच से कैसे फरार हो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले 4 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची की मां बीच में आती है और उनकी साजिश को नाकाम कर देती है। जब ये भागने की कोशिश करते हैं तो मां का शोर सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाशों के पास हथियार था जिसे दिखाकर वो मौके से भागने में कामयाब रहे। अब पंजाब से बड़ी खबर, जहां समाना में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। गांव रेतगढ़ में 2 गुटों में सरेआम ये मारपीट हुई। खूनी झगड़े का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दोनों गुटों के 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। 10 पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। बड़ी खबर पंजाब से तस्वीरें आपके सामने हैं। ये झड़प की, मारपीट की लाइव तस्वीरें हैं। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं। समाना का मामला, जहां जमीनी विवाद था 2 गुटों में, और यही जमीनी विवाद इस खूनी संघर्ष की वजह बना। गांव रेतगढ़ में 2 गुटों में सरेआम कैसे मारपीट हो रही है, ये उसका वीडियो है। खूनी झगड़े का लाइव वीडियो। दोनों गुटों में से 6 लोग बताए गए हैं कि घायल हुए हैं। 10 पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 5 ਚਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਜੀ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਭੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜੀ। थोड़ी सी बारिश ने साइबर सिटी को पानी पानी कर दिया। गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। गोल्फ कोर्स, शीतला रोड, सेक्टर 4 और सेक्टर 7 में जल भराव से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। साथ ही जीएमडीए और नगर निगम के दावों की भी पोल खुल गई। गुरुग्राम में कुछ देर के लिए ही हुई बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के इफ्को चौक पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर करीब आधे घंटे तक बारिश हुई और उसके बाद ये स्थिति है। इफ्को चौक वो चौक है जो कि कुछ साल पहले इसे दोबारा से डिजाइन किया गया था, जिसमें कि फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए थे, लेकिन
यहाँ पर कुछ देर की बारिश के बाद ही यहाँ पर काफ़ी जल भराव हो जाता है और अभी एमसीजी और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग जो हैं वो जेसीबी के सहारे सड़क से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है सरकार को देता है और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यहाँ पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं और यहाँ की हालात से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शहर में अगर बारिश के बाद इस तरह की स्थिति है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। हर बार जो एमसीजी और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी ये दावा करते हैं कि जब भी कभी बारिश आएगी तो जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन जब भी बारिश आती है हर साल इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश इस बार भी मानसून में गुरुग्राम में नहीं हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरह से लगातार रुक रुक कर कई बार बारिश हुई है उसका ये नतीजा है कि यहाँ पर गुरुग्राम के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। बिजली के जो अधिकारी है वो या तो पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस बार इस तरह से जेसीबी के सहारे सड़क से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि थोड़ी सी बारिश में अगर शहर का ये हाल है तो अगर लगातार यहाँ पर बारिश होगी तो स्थिति किस तरह की पैदा होगी। जबकि अधिकारी लगातार दावा करते हैं कि जल भराव नहीं होगा और करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च भी किया जाता है ताकि शहर में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन ये तस्वीरें एक तरह से महकमे की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल की छात्रा मनीषा ने हरियाणा 12वीं बोर्ड में टॉप किया है। 500 में से 499 अंक हासिल करने वाली इस छात्रा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने शिक्षकों और माता पिता को दिया है। महेंद्रगढ़ की इसी बेटी ने अपनी कामयाबी का डंका पूरे प्रदेश में बजाया है। हरियाणा 12वीं बोर्ड में महेंद्रगढ़ की छात्रा मनीषा ने 500 में से 499 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। मनीषा सीमा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। पिता खेतीबाड़ी करते हैं और मां घर का कामकाज संभालती हैं। कभी कोचिंग नहीं ली, लेकिन अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि अगर इरादा बुलंद हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा लग रहा है और सभी को कहना चाहेंगे कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो आपने जो सफलता इसमें कोई ट्यूशन वगैरह नो सर, कोई ट्यूशन नहीं किया। किस स्कूल से शिक्षा की? सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीमा। टॉपर छात्रा मनीषा के माता पिता ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्हें अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है। हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्ची इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। पढ़ाई खूब कराया करती थी और हम तो जमींदार, छोटा जमींदार आदमी था। खेती बाड़ी में लगा रहा करता और जी खेती में भी हाथ बटाया करती। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। टॉपर छात्रा मनीषा की इस कामयाबी से शिक्षक भी गदगद हैं। बहुत ज़्यादा सिंसियर और मेहनती थी और ये बच्ची मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी और मुझे 2 दिन से उम्मीद थी कि ये बच्ची ज़रूर हमारे स्कूल का और हमारा नाम रोशन करेगी। मेरी एक शुरू से मानसिकता थी कि मैं कम से कम मेरा जो भी बच्चा है, जिस भी विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, टॉप 10 में एक बच्चा जरूर प्रतिवर्ष स्थान ग्रहण करे। आज वो स्वप्न मेरा मनीषा के माध्यम से पूरा हुआ है और शुरू से ही मैं ये इस बात के लिए बार बार प्रयास कर रहा था मनीषा से मिलकर के कि आपने तैयारी करनी है मजबूती के साथ, कर्मठता के साथ, परिश्रम के साथ। मनीषा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों और माता पिता को दिया है और भविष्य में IAS बनने का लक्ष्य रखा है। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा, न्यूज़ 18।